our last video, due to some technical problems, we were that abruptly ended at this hydrides of 16 group, and at that point we were on the boiling point. तो last time जब हम boiling point पर थे तो वीडियो अपना डिस्कनेक्ट हो गया था. So we'll connect from there. देखो hydrides of 16 group are H2O, H2S, H2SE and H2PE. These are the hydrides of the 16 group. And what is their trend of boiling point? यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट पर थे. देखो यहाँ पर हमें फिर दोबारा से बात करनी पड़ेगी कि वाटर यहाँ पर एक्सेप्शनल है क्योंकि वाटर के पास क्या है, H बॉन्ड. ठीक, वाटर इज हैविंग H बॉन्डिंग और इन सब के पास H बॉन्ड नहीं है. तो इनके पास अगर H बॉन्ड नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट हम किस तरीके से मेजर करेंगे? बाय दी वंडर वॉल फोर्स. एंड वंडर वॉल फोर्स किस पे डिपेंड करती है? साइज के ऊपर. तो डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ेगा तो लगातार इसका मतलब क्या होगा, यहां से यहां जाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. इसका मतलब अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं. H2S से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? H2SE का. और H2SE से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? H2TE का. क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ेगा, वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. लेकिन वाटर इसको आपने यहां लगा देना है. इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई, इससे भी हाई. देखो अब यहां से यहां गई, डिक्रीज हुआ, फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया. तो यहां तो ट्रेंड ये रहेगा, यहां एक ट्रेंड ये रह सकता है. H2S से भी ज्यादा किसका आएगा? H2SC का. H2SC से ज्यादा H2TE का और सबसे हाई वाटर का. दो ट्रेंड हैं ये बॉइलिंग पॉइंट के. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है क्योंकि इसके पास H बॉन्डिंग है. क्वेश्चन भी आ सकता है, why the water is present in liquid form and H2S is present in gaseous form. तो इसका रीजन रहेगा कि वाटर के पास H बॉन्ड है, that's why it is present in liquid और गैस एक्वस फॉर्म. और जो H2S के पास सिंपल वंडर वॉल फोर्स है, इस वजह से ये गैस की फॉर्म में मिलेगा. ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट लास्ट वीडियो में कनेक्ट नहीं हो पाया था, रह गया था. अब इसके बाद देखो हमें 16 ग्रुप का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज द हैलाइड्स ऑफ द सल्फर. सल्फर के कुछ हैलाइड करने हैं हमें. जैसे देखो दो ही हैलाइड हैं, एक तो SF4 और एक SF6. अब पहले इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, बड़ा आसान है. सल्फर की रिएक्शन करवा देनी है आपने F2 से, तो क्या बन जाएगा? SF4. कितने F है? 4, यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे ही S प्लस F2 से ही SF6 बनेगा. 6 है, 3 लगा दो. इतना आसानी से रिएक्शन हो जाती हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको. S प्लस F2 SF4, S प्लस F2 SF6. जस्ट आपको बाद में इसकी बैलेंसिंग करनी है. इसका मतलब जब ये लार्ज अमाउंट में F2 होगा एक्सेस में तो SF6 बनेगा, जब F2 कम होगा तो SF4 बनेगा. ठीक, अब हमें अगर बात करनी हो SF4 और SF6 की स्ट्रक्चर्स की, तो वो देख लेते हैं. फर्स्ट SF6 की स्ट्रक्चर. SF6 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी. ये स्ट्रक्चर होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल. देखो ज्योमेट्री जो है इसकी ये बन गई इस तरीके से. तो स्ट्रक्चर SF6 की ऑक्टाहेड्रल होगी. और अगर SF4 की स्ट्रक्चर ले तो थोड़ी अलग होगी. कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4. तो इसकी ज्योमेट्री होगी सीसो स्ट्रक्चर. कैसे बनेगी देखो जरा. या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल. ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर सीसो स्ट्रक्चर. अब कैसे देखो, SF4 में क्या हुआ, 4s है, देखो 4f है. अब s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 6 होते हैं. 4f आ गए तो 4 यूज कर लिए. एक क्या बच गया? लोन पेयर. एक तो लोन पेयर हो गया, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर है. और 4f जुड़ जाएंगे तो 4 क्या है? बॉन्ड पेयर. कुल कितने हो गए? 5. अब 5 की जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन अगर लोन पेयर ना हो तो. ठीक, तो मैं चलो पहले एक बार सिंपल बना देता हूं. जैसे 5 में हमारे पास PCl5 था, ऐसे बनाई थी हमने.
कि एक पॉइंट यहाँ ले लिया, फिर 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से बना सकते हैं। और ये हमारे पास क्या थे, इक्वेटोरियल, ये दो क्या थे, एक्सियल, ठीक है ना, ये जो थे इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। ठीक सेम कंडीशन यहाँ बन रही है, 5 हैं। अब हमारे पास जरा देखो, समझ लेना इस चीज को, ही काम आएगा आपको स्ट्रक्चर्स को बनाने में। ये जो बॉन्ड एंगल कितना था, 120 120 120, और यहाँ बॉन्ड एंगल था 90 90। और लोन पेयर को हमेशा हाई बॉन्ड एंगल पे ही रखना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, पता है हमें। और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोन पेयर को वहां रखेंगे जहां पर रिपल्शन कम से कम आए, और वो कहां आएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इसका मतलब अब लोन पेयर को मैं यहाँ कहीं रख सकता हूँ, बट एक थोड़ा सा अच्छी स्ट्रक्चर दिखने में अच्छी हो, बस वो ट्राई करो आप, इसको ऐसे बना दो, ये एस हो गया। अब चलो पहले मैं सिंपल बना रहा हूँ, एक ये और ये लो, एक एफ यहाँ आ गया, एक एफ यहाँ आ गया, और यहाँ बना दिया आपने लोन पेयर। ठीक, अब देखो ये लोन पेयर रिपल करेगा, दैट्स वाई ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा आप इस तरफ कर दोगे, ये इसको भी रिपल करेगा, थोड़ा सा यहाँ कर दोगे, हल्का सा। दैट्स वाई इस शेप को हम बोलते हैं सीसो शेप, सीसो स्ट्रक्चर या शेप। तो सीसो स्ट्रक्चर या शेप हो गई आपकी SF4 की। और लोन पेयर कहां पर आया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी आ सकता है, बट बेटर है यहाँ लगाना, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छी बन जाती है। ठीक, तो अब इसको अगर आपको सिंपल में लिखना हो, देखो ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, S ये एक लोन पेयर हो गया और ये 4F। अब अगर हम बात करनी हो हमें SF4 और SF6 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है या कौन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कौन कम रिएक्टिव है, मींस हु इज मोर एंड लेस रिएक्टिव, ये बात करनी है हमें। तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई द SF6 इज केमिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, मींस किसी और केमिकल से रिएक्शन नहीं करेगा, व्हाई? तो उसका रीजन ये है, इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से इसके ऊपर कोई भी ऐसी स्पीशीज अटैक कर सकती है जिसको जरूरत हो इलेक्ट्रॉन की। दूसरी चीज देखो, ये तो है ही है, इसके अलावा देखो यहाँ पर होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो ये यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, ये इस सल्फर को चारों तरफ से घेर लेंगे, यहाँ पर केवल 4 ही फ्लोरीन हैं। अब ये 6 फ्लोरीन जो घेरेंगे, देखो ये क्या क्रिएट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा, सल्फर के जो चारों तरफ का स्पेस है वो ये फ्लोरीन कवर कर लेंगे, तो कोई और दूसरा मॉलिक्यूल इजीली यहाँ अटैक नहीं कर सकता। बट यहाँ पर जगह है तो कहीं और से मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है। तो देखो इसमें क्या बात समझने की थी, आंसर क्या लिखोगे, that SF4 is more reactive because it has lone pair, and it has less steric hindrance। SF4 तो क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बट अगर आप बात करो व्हाई द SF6 इज लेस रिएक्टिव, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी लोन पेयर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस, इट इज लेस रिएक्टिव। ठीक, तो चलो अब यहाँ पे आपका 16th ग्रुप भी खत्म हो गया है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं 70th ग्रुप को। तो 70th ग्रुप बहुत ही आसान सा ग्रुप है और मैटर भी इसमें 15 और 16 ग्रुप से कम रहेगा। 2 या 3 लेक्चर में ये आपका ग्रुप भी पूरा खत्म हो जाएगा, एंड इन द नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स पूरा चैप्टर कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 17th ग्रुप है, इन्हें हम बोलते क्या है, हैलोजेंस। These are known as हैलोजेंस। बड़े आराम से आपको पता है, पहले से याद होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एस्टेटाइन को नहीं करना है, वो रेडियोएक्टिव है। तो ये आपके हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, अब इनकी हम सबसे पहले प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जैसे हर बार करते हैं हम। अगर बात करें तो साइज की,
तो फ्लोरीन का साइज इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन स्लाइटली लार्जर होगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगी। साइज स्मॉल है, रिपल्शन ज्यादा है। तो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फ्लोरीन का साइज ज्यादा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज हमेशा इंक्रीज ही होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पे इसमें कोई खास बात है नहीं है, जो हमने अब तक किया है ये वही चीज है। अब इसके बाद जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे। ऑक्सीडेशन नंबर, नाउ सी आपके पास जो फ्लोरीन है इसकी तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज ओनली -1। और पता है रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव कुछ भी नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द होल टेबल। किसी भी एलिमेंट की हिम्मत नहीं है कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को ले सके। फ्लोरीन किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही ले सकता है। दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली एंड ओनली -1। Chlorine, it can show -1, +1, +3, +5, +7। लास्ट में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब हैलोजेंस के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो -1, बट ये 7 तक लूज भी कर सकते हैं अगर कोई और मोर रिएक्टिव एलिमेंट लगा हो तो ये सब बाकी एलिमेंट +7 तक शो कर देते हैं, लेकिन फ्लोरीन ओनली -1 ही शो करेगा। अगर हम कहें कि ये ओनली -1 ही क्यों शो कर रहा है, ठीक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जैसे नाइट्रोजन में था एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। मोर इलेक्ट्रॉन कैसे ये लेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। देखो कैसे होगा, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 1, P में है कुल मिलाकर के 5। देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए S में, 2s, मैं बात करूं फ्लोरीन की, 2s एंड 2p। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p5, s में 2 हो गए, p में 1 2 3 4 5 बस। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है जो अनपेयर्ड है। अब इसके आगे 2d तो है ही नहीं, 2d होता ही नहीं है। बट अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन में क्या था, 3s 3p और 3d पूरा खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां पहुंच जाए और ये वाला, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकता है। क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते रहेंगे। बट ऐसा फ्लोरीन के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ओनली -1 बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल -1 ही होती है, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जो आपके हैलोजेंस हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे हाई होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और डाउन द ग्रुप चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी, ठीक। अब इसी फैक्टर को अगर हम जोड़ दें एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन से, तो पता है हमें व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड वो फ्लोरीन के लिए सबसे हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। और जैसे 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 अब डाउन द ग्रुप चलोगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन लगातार डिक्रीज होती रहेगी। व्हाई? बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज इट बिकम्स इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सबसे हाई किसकी होगी? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी होगी? आयोडाइन की, ठीक। तो यहां पर हो गया हमारे पास एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इसके बाद एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के बाद बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? देखो पता है, हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो यहाँ मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं लूंगा, पहले बहुत हो चुका है ये। वी नो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आया एनर्जी बाहर जाएगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, मींस वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा होगा, इसीलिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है और वो पॉजिटिव आएगी। अब इसका मतलब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खुद ही गेन करने वाला है उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि खुद ही गेन करने वाला है, तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव आएगी। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई नेगेटिव होगी। बट एक एक्सेप्शन है, बस जरा ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन। ऑल्दो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हाई नेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसका रीजन वही है जो लास्ट में भी था, बिटवीन द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, there is repulsion for the incoming electron. स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके लिए रिपल्शन होगी, एंड ड्यू टू दिस इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस इतना ही लिखना है आपने। ड्यू टू द स्मॉल साइज देयर इज रिपल्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक। अब अगर देखो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कर लिया, इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके कुछ कंपाउंड की बात करें, या फिर इसकी हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे बॉइलिंग पॉइंट करना है आपने हाइड्राइड का। अब देखो HF और H2O, ये दोनों क्या बनाते हैं? H बॉन्ड। पता है हमें H बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन जुड़ता है या तो नाइट्रोजन से, या ऑक्सीजन से, या फ्लोरीन से, तो दोनों H बॉन्ड बनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? फ्लोरीन, इसमें कोई डाउट नहीं है। Why फ्लोरीन इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब अगर फ्लोरीन H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू द वाटर, बट बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका है? वाटर का। तो उसका रीजन क्या है? बड़ा आसान सा रीजन है। देखो ये जो वाटर है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, और हमें पता है ये हम +1 में भी कर चुके हैं कई बार कि वाटर जो है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है H बॉन्ड के थ्रू। दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं 3D एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग। वाटर के अंदर 3 डायमेंशनल एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। HF में बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, बट होता क्या है HF में? जैसे H और F, फिर H और F, इनके बीच में लीनियर H बॉन्डिंग है। अब लीनियर H बॉन्डिंग जो है उसमें H बॉन्डिंग का अमाउंट कम है, लेस एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग है HF में, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक। तो हमने यहाँ पर आज 16 ग्रुप को ऐड किया और 17 ग्रुप की भी काफी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है। In the next video we'll finish this 17 group members and then we'll start the 18th group. Okay, thank you very much.